लोक नाट्य और राष्ट्रीय एकता, जब इस विषय पर हम विचार करते हैं तो हमें यह भी प्रतीत होता है कि लोक नाटक की अपनी एक रंगशाला होती है। ये रंगशाला कलाकार या अभिनेता वही निर्मित करते हैं। अपनी अपेक्षा और आवश्यकता के आधार पर वो इस तरह के मंचन की सुविधाओं को जुटाते भी हैं। अपनी एक सैद्धांतिकी भी है लोक नाटक की। उसमें लोक तत्व को कैसे नैसर्गिक रूप से जीवित रखना है, बरकरार रखना है, विद्यमान रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जन साधारण की मानसिकता, उनकी ग्राह्यता को ध्यान में रखकर उसी तरह की भाषा, उसी तरह के संवाद, उसी तरह की शब्द संपदा, ये संदेश को संचरित करने या संप्रेषित करने का जो एक लक्ष्य है, उसको सबको ध्यान में रखकर ही पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसका निर्धारण किया जाता है। इसलिए जन साधारण के जीवन के निकट अगर ये अभिव्यक्ति है, अगर ये नाट्य प्रस्तुति है, तो ये उसकी सफलता की कसौटी है। जो पारंपरिक नाट्य शैलियाँ हैं उनके स्तर पर अगर हम विचार करें तो हम देख सकते हैं कि भले ही वो परंपरा से जो भी तत्व प्राप्त हैं, जो भी प्रविधि प्राप्त है या तकनीक प्राप्त है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो युग विशेष की, यानी जो पारंपरिक नाट्य शैलियाँ हैं, नाट्य प्रस्तुतियाँ हैं, वो कितनी ही पारंपरिक हों पर उनमें युग बोध समय सापेक्ष होता है। अगर आज राम और कृष्ण को लेकर कोई नाट्य प्रस्तुति लोक में की जाती है तो मूल कथा को तो अक्षुण्ण रखना होता है, मूल चारित्रिक वैशिष्ट्य को तो अक्षुण्ण रखना होता है, लेकिन उसके माध्यम से यदि वर्तमान समस्या को उद्घाटित करने का अवसर भी मिल जाता है तो नाटककार या उसके प्रस्तोता, उसकी कथा वस्तु उससे वंचित नहीं रहती। उनका प्रयास होता है कि हम एक सामाजिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय संदेश भी उसके माध्यम से दे सकें। तो युगीन विशिष्टताओं को, जो उस युग की, उस समय की जो सामाजिक चुनौतियां हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक कोई किसी प्रकार के संकट हैं, कोई प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई बात है, उन सब को भी फिर नाटककार उससे जोड़ता चलता है। क्षेत्र या देश विशेष की, किसी भी क्षेत्र से अभिप्राय, वो पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, वो समतल भूमि हो सकती है, वो दूर दराज के क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब में, या फिर देश के कुछ ऐसे जो उपेक्षित से या जो जहाँ दुर्गम है पहुँचना, ऐसे क्षेत्रों की बात करें, वहाँ की समसामयिक घटनाओं को लेकर, वहाँ के चारित्रिक वैशिष्ट्य को लेकर, वहाँ के नायकत्व को लेकर, वहाँ की राजनीति को लेकर, उन सब की समस्याओं को, उन सब के संदेशों को उसके साथ जोड़कर समाज की एक झलक प्रस्तुत करने का काम भी लोक नाट्य करते हैं, लोक नाटक करते हैं। जो अभिनेता होता है या जो अभिनेता होते हैं, स्त्री या पुरुष पात्र होते हैं, वो वहाँ की वेशभूषा के माध्यम से, वहाँ की जीवन शैली के माध्यम से, वहाँ के रीति रिवाजों के माध्यम से वो अभिव्यक्तियाँ या अभिनय करते चलते हैं। इस तरह विश्लेषण, स्वांग, नौटंकी, कुट्टिचातन, ये बहुत सारे लोक नाटक हैं, रूप हैं जो हमें अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोक नाटक इस प्रकार के भी परिचय देते हैं, इस प्रकार का भी व्यंग्यात्मक जो पक्ष है या जो स्वरूप है उससे जुड़ते हैं। बहुत से नाटककार व्यंग्य के माध्यम से भी अपनी वस्तु को, अपने कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए व्यंग्य का सहारा लेकर जहाँ एक तरफ रूढ़ विचारों का विरोध किया जाता है, वहीं कथा में या कथा वस्तु में आधुनिक तत्वों को जोड़कर समयानुकूल जीवन सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी कथानक रूढ़ियाँ जो हमें लगता है कि आज उनकी आवश्यकता नहीं है, जो आज के समय के लिए सार्थक, उपयोगी या प्रासंगिक नहीं है, उनको छोड़ देने की व्यवस्था भी होती है
और जो आज की आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको नाटककार या अभिनेता कथा वस्तु के हिसाब से जोड़ते भी चलते हैं। पारंपरिक लोक नाट्य वस्तुतः सार्वभौमिक भावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बनते रहे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सार्वभौमिकता वो इस प्रकार के नाटकों के माध्यम से उद्घाटित होती है। इन नाट्यों द्वारा या इन नाटकों द्वारा सभी वर्गों के लोगों के चरित्र, सर्वसाधारण का हित और सुख और उपदेश के साथ साथ मनोरंजन को भी अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। ये जो नाटक लिखे जाते हैं या नाटक की एक स्क्रिप्ट या पांडुलिपि तैयार की जाती है, तो उसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जाता है। अगर बागवानी करने वाला किसान है या वाटिका में पुष्प वाटिका में कार्य करने वाला माली है, तो उसको भी उसी तरह से, उसकी वेशभूषा भी उसी तरह से, उसके चारित्रिक वैशिष्ट्य को उद्घाटित करने वाले जो तमाम तरह के उपकरण हैं, उनकी परिकल्पना भी उसी तरह की जाती है। और जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोकहित, जनहित, सर्वहित, सर्वसाधारण के हित की परिकल्पना, सुख और उपदेश के साथ साथ, यानी सबके सुख और सबके लिए एक संदेश, एक उपदेश, इसके साथ साथ मनोरंजन की उपस्थिति भी होनी चाहिए। यदि लोक नाटक तैयार किए जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, तो लोक का मनोरंजन भी उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। हालांकि साहित्य में ये बात कही जाती है कि केवल मनोरंजन ही ना साहित्य का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो सर्वसाधारण के हित को, उनके सुख को ये तो केंद्र में रखा ही जाता है, लेकिन उनके भावी भविष्य के लिए उचित क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, इसका संदेश भी, इसका उपदेश भी साथ साथ दिया जाता है। इस तरह लोक नाट्य द्वारा राष्ट्र की समस्या, आम जन जीवन या जन सामान्य उसकी समस्या, उसकी चुनौतियाँ, उदात्त भाव, चरित्र, उदात्त चरित्र, सार्वभौमिक भाव, उपदेश के साथ साथ हास परिहास, इन सब को जोड़ा जाता है। अगर कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक समस्या आ गई, कोई चुनौती आ गई, वो शिक्षा संबंधी है, वो ज्ञान संबंधी है, वो राजनीति संबंधी है, वो धर्म या संप्रदाय संबंधी है, तो उनके निदान भी सुझाए जाते हैं, सुझाए जाने चाहिए। एक संदेश भी उसके माध्यम से निकलना चाहिए। लोक नाट्य राष्ट्र को जोड़ने और राष्ट्रीयता के प्रसार का सशक्त माध्यम बनते हैं। ये काम वो करते हैं। जो नाटककार होता है उसके सामने ये लक्ष्य सुनिश्चित होता है, निर्धारित होता है। वो अपने जो पात्र हैं नाटक के या जो संवाद हैं नाटक के, उनके माध्यम से, उसमें अगर गीत डाले गए हैं, उसमें अगर संगीत डाला गया है, तो उन सब में एक राष्ट्रीयता का बोध या भाव समाहित रहता है। ये प्रयास हमारे देश की सभी भाषाओं की लोक नाट्य परंपरा, उसमें हम देख भी सकते हैं। हिंदी के लोक नाट्यों में हम देखें, यह वृत्ति पूरी तरह से उपलब्ध है। रामलीला को देखें, रामलीला उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय नाट्य रूप है। आज भी बरसों, शताब्दियां हो गई, सैकड़ों साल हो गए। तुलसीदास की रामचरितमानस को देखें, उसका समय देखें, वाल्मीकि की रामायण को देखें, उसका समय देखें, केशवदास की रामचंद्रिका को देखें, उसका समय देखें, या मैथिलीशरण गुप्त की साकेत को देखें, उसका समय। तो एक सतत परंपरा तो है। राम एक आदर्श चरित्र हैं, राम एक आराध्य के रूप में, एक लोक नायक के रूप में हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्था और संस्कृति में उपस्थित होते हैं। आराध्य हैं तो पूज्य भी हैं। इसलिए रामलीला पूरे उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय नाट्य रूप है। सभी लोग आनंद लेते हैं। दर्शक जीवन भर हम देख सकते हैं कि अगर दिन भर काम किया तो एक बार, दो बार, 10 बार नहीं, प्रतिवर्ष जब जब रामलीला का समय आता है तो जीवन भर, बरसों वो उस रामलीला का आनंद लेते हैं, उसे देखने जाते हैं। अलग अलग तरह से रामलीलाओं को अब प्रस्तुत किया जाता है और क्षेत्र के आधार पर,
राज्य के आधार पर, लेकिन उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में हम रामलीला के इन तमाम रूपों को, अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को वो गेय रूप में, संगीत या वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति के रूप में देख सकते हैं। तो मित्रों, थाई देशों में, सिंगापुर में, बर्मा में, जावा में, सुमात्रा में, एशिया के कई देश ऐसे हैं जहां रामलीला का प्रदर्शन होता है। वहीं के लोक के जो निवासी हैं वो उनका अभ्यास करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनका मंचन करते हैं और लगभग 12 से 15 दिन ये चलता भी है। नवरात्रि के बाद हम देख सकते हैं कि रामलीला को खेलने की, देखने की एक परंपरा है। पूरा उत्सव बोध पूरे भारत में, ये केवल उत्तर भारत का भले ही लोकप्रिय मंचन हो या लोक नाट्य रूप हो, लेकिन इसकी अब स्थिति तो न केवल देश भर में, भारत भर में, पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं। ऐसे सैकड़ों देश हैं जहाँ पर रामलीला खेली जाती है, उसका आनंद लिया जाता है, उसके माध्यम से लोग एकत्रित होते हैं, एक उत्सव बोध होता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का संचरण होता है, ये सब उसके साथ जुड़ता है। मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाड में, तमाम तरह के ऐसे देश हैं, सूरीनाम में, बर्मा में, इसी तरह पाकिस्तान में भी हम देख सकते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन होते रहें। सिंध प्रदेश में हम देख लें या बांग्लादेश में हम देख लें, श्रीलंका में हम देख लें, तो एक लंबा इतिहास हमें मिलता है। रामलीला का वर्तमान स्वरूप जो लोक जीवन में प्रचलित है वह तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित है। रामलीला का प्रदर्शन सितंबर से अक्टूबर के महीने में 15 दिन से लेकर 1 महीने तक लगातार नगरों में, शहरों में, गाँवों में चलता है। औपचारिक मंचन भी इसका होता है। बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं, बहुत सारी ऐसी रंगशालाएं हैं जो रामलीला खेलती हैं, रामलीला का प्रदर्शन करती हैं। और लोक नाट्य में तो सर्वाधिक, क्योंकि इसमें जो अभिनय करने वाले लोग हैं वो 1-1, 2-2 महीने पहले इसका अभ्यास करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तमाम तरह की रिहर्सल उनकी होती है, उनका एक डायरेक्टर होता है, वो इस संवादों को प्रस्तुत करवाता है, अभ्यास करवाता है और फिर उसका प्रदर्शन फाइनली अंतिम रूप में होता है। रामलीला का अर्थ है विष्णु के अवतार राम के जीवन की बहुत सी घटनाओं का नाट्यकरण, यानी नाटकीय प्रस्तुति उसकी। रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक का या उसके बाद तक का, अयोध्या में राज्याभिषेक तक की बहुत सारी घटनाओं को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किए जाने की एक परंपरा रामलीला के संदर्भ में रही है। तो रामलीला का अर्थ केवल राम का जन्म नहीं है, राम का विवाह नहीं है, बल्कि सीता के हरण तक की घटना, उसके बाद की घटना, राज्याभिषेक तक की घटना, या लव और कुश को लेकर जो प्रसंग आते हैं उनको भी जोड़कर बहुत से लोग रामलीला से जोड़कर उनका मंचन करते हैं। रामलीला की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। इसके मंचन और स्वरूप में विशिष्ट परिस्थितियों और विशिष्ट व्यक्तियों के प्रभाव के कारण बाह्य रूप और शिल्पगत कौशल इनमें परिवर्तन होता रहा है। अगर निदेशक या निर्देशक विशिष्ट है तो वो अपनी दृष्टि से उनमें कुछ परिवर्तन कराता है। अगर रंग शिल्पी कुछ अपनी दृष्टि से रंगमंच की निर्मिति करते हुए या लोक नाटक के रूप में अपेक्षित पदार्थों, तत्वों, उपकरणों आदि की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बहुत से उपकरण जुटाता है, साधन जुटाता है, तो उससे भी परिवर्तन आ जाता है। हिंदी भाषी प्रांतों में रामलीला का जो स्वरूप सामान्यतः प्रचलित है उसका उपजीव्य ग्रंथ तुलसीदास की रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस ने और केशवदास की रामचंद्रिका ने रामलीला को खेलने की एक वस्तु तैयार की, एक पांडुलिपि बनाने का जो काम है वो इन्हीं ग्रंथों पर विशेष रूप से आधारित रहता है। राम के संपूर्ण जीवन की धार्मिक और समसामयिक व्याख्या करते हुए रामलीला का आयोजन भव्य रूप में, विराट रूप में हम देख सकते हैं। रामलीला के मूल के राम के मर्यादित रूप को, उनको पुरुषोत्तम के रूप में तुलसीदास ने चित्रित किया है
और उसकी व्याख्या रामलीला के माध्यम से, घटनाक्रमों के माध्यम से, पात्रों के अभिनय के माध्यम से वो प्रस्तुत की जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे राजनेता, बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे संत मुनि, उन सब ने भी राम के इस मर्यादित, उन्मुक्त और असीमित व्यक्तित्व को लक्ष्य करके रामलीला को समाज, सामाजिक संस्कार और चेतना के लिए अनिवार्य माना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया और यह कहा कि चित्रकूट में रामलीला का भव्य आयोजन इसीलिए किया जाता है कि राम एक आदर्श चरित्र थे। उन्होंने मानव मूल्यों की, जीवन मूल्यों की स्थापना की है। तुलसी ने राम के रक्षक के रूप को इस तरह से चित्रित किया, इस तरह से उकेरा कि राम लोक रक्षक बनकर हमारी जीवन शैली का, हमारी दैनिक चर्या का एक हिस्सा बन गए। राम की शरण में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करने की भावना ये लोक में, जन सामान्य में, भारतीय जनमानस में दिखाई देती है। डॉक्टर लोहिया का तो यह भी मानना है कि जब चारों तरफ से अकेले हमले हों, यानी हम पर आसपास के राष्ट्रों से अगर हमारे ऊपर हमले होने लगें, तो बचाना, थमाना या टोकना, रोकना, ये सारा काम तुलसी से बढ़कर कोई नहीं कर सका। तुलसी ने एक आस्था दी, एक विश्वास दिया, एक कर्म शक्ति दी, एक जीवन शक्ति को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। ये सब भी तो तुलसी प्रतिपादित राम के मर्यादित रूप को डॉक्टर लोहिया ने रामलीला के आयोजन का केंद्रीय भाव स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने जिन मानव मूल्यों, जीवन मूल्यों की स्थापना की है, जिस राष्ट्र नायक के चरित्र की परिकल्पना की है, वो महत्वपूर्ण है। राम की सबसे बड़ी महिमा उनके उस नाम से मालूम होती है जिसमें कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो मन में आया सो नहीं कर सकते। राम की ताकत बंधी हुई है, उसका दायरा खिंचा हुआ है। राम की ताकत का कुछ नीति या शास्त्र की, धर्म की या व्यवहार की, या अगर आज की दुनिया के एक शब्द में ढूंढें तो विधान की मर्यादा है। यानी राम की मर्यादा एक विधि सम्मत मर्यादा है। वो समाज के लिए एक अनुशासन की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जीने के लिए हमें अनुशासन का अनुपालन करना ही चाहिए। रामलीला के मंचन का उद्देश्य भक्ति से अधिक आनंद, प्रेम भाव और शांति को स्थापित करना भी है। रामलीला या उससे संबद्ध मेलों के द्वारा सांस्कृतिक एकता स्थापित की जाती है। समाज और संस्कृति में हम किस तरह, भले ही किसी राज्य से हों, किसी भाषाभाषी समुदाय से हों, लेकिन हम भारतवासी पहले हैं, हम राष्ट्रभक्त पहले हैं, इसका संदेश भी दिया जाता है। पथभ्रष्ट या समस्या से घिरे हुए मानव को सही आदर्श मार्ग दिखाना, यह भी इस तरह की रामलीलाओं का, कृष्ण लीलाओं का या नाट्य प्रस्तुतियों का मुख्य उद्देश्य रहता है। रामलीला के विविध दृश्यों द्वारा हम सामाजिक एकता के सूत्र भी देख सकते हैं। रामलीला में कई बार जुलूस यात्राएं या शोभा यात्राएं ये निकाली जाती हैं। यह यात्राएं प्रायः अंतिम दिवस में निकलती हैं और उनमें रामायण की या पात्रों की एक साथ प्रस्तुति, वीर पुरुषों, पौराणिक या नाटकों की झांकियाँ, ये जो पात्र हैं वो अभिनय करते हुए, रथ यात्रा करते हुए अपनी प्रस्तुतियाँ करते हैं। इस तरह से कुछ गाँव में तो लीला के अंतिम दिवस में राम रावण युद्ध के द्वारा धर्म की अधर्म पर विजय दिखाना, राष्ट्र में राम की महत्ता को प्रस्तुत करना, ये सब भी दिखाया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। इसी तरह दूसरा लोक नाटक रूप है वो रासलीला है। जैसे रामलीला राम से संबद्ध है, ऐसे रासलीला कृष्ण से संबद्ध है। कृष्ण भी लोक के नायक हैं। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र धार्मिक लोक नाट्य रूपों को स्वीकार करता है, उनको आत्मसात करता है। उसका मूल केंद्र ब्रजभूमि है, वृंदावन है, और भी हिंदी भाषी प्रदेशों में यह जनता के आकर्षण का प्रबल केंद्र रहा है। इसलिए रामलीला भी लोक नाटकों का एक सशक्त, एक महत्वपूर्ण रूप है। रासलीला में कृष्ण की ब्रजवासी जीवन के अनेकानेक
रूपों की प्रस्तुति, नाटकीय प्रस्तुति वो की जाती है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं उसका प्रमुख विषय रहता है, किंतु मथुरा और वृंदावन के मंदिरों के प्रांगण में रात भर भगवान कृष्ण के रूप में नाट्य प्रस्तुत करते हैं, यानी रासलीला करते हुए वो नाट्य प्रस्तुतियाँ करते हैं। रासलीला मंच को समृद्ध बनाने में महाप्रभु वल्लभाचार्य और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायियों ने भरपूर योगदान दिया है। रासलीला या तो मंदिरों के प्रांगण में होती है या फिर खुली जगह में वात्सल्य और श्रृंगार रस में डूबे रासलीला के प्रेक्षक वर्ग को, यानी दर्शकों को समय समय पर मन सुखा नामक पात्र हास्य विनोद का आनंद भी प्रदान करता है। बहुत सी लोक नाटकों में एक सूत्रधार होता है, बहुत से लोक नाटकों में एक हास्य पैदा करने वाला पात्र भी होता है, उसको कृष्ण लीला के संदर्भ में मन सुखा कहा जाता है। रासलीला एक विशिष्ट लोक नाट्य रूप है जिसमें कृष्ण कथा को अभिव्यक्ति दी जाती है। रासलीला में कृष्ण की श्रृंगार लीला, बाल चरित्र लीला, मथुरागमन लीला, द्वारिका चरित्र लीला, इस तरह से बहुत राजा के रूप में, वीर पात्र के रूप में, लोक रक्षक के रूप में, लोक रंजक के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक दार्शनिक दृष्टा के रूप में, बहुत सारे रूपों में हम कृष्ण को, लोकनायक को देख सकते हैं। अलग अलग दृश्यों में, अलग अलग अंकों में उनको प्रस्तुत किया जाता है। कृष्ण को रासेश्वर की संज्ञा भी दी जाती है, इसलिए रासलीला में कृष्ण के श्रृंगारी और तमाम दूसरे रूपों का चित्रण विधिवत किया जाता है। गोवर्धन लीला हो या प्रकृति के महत्व को इंगित किया गया हो, राक्षसों के वध आदि के प्रसंग हो, अधर्म के नाश का संकल्प हो, द्वारिकाधीश के रूप में राजनीति की विविध कथाओं, चालों या नीतियों के सुंदर अभिव्यक्ति हो, या श्रृंगार और भक्तिभाव के अतिरिक्त हम अन्य संदर्भों पर भी दृष्टि डालें तो बहुत सारे नाट्य रूपों को हम देख सकते हैं। इस तरह मित्रों, कृष्ण लीला या रास लीला भक्तिभाव के साथ साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण और अवसर नीति की भी, समर्पण नीति की भी, भक्ति नीति, राष्ट्र भक्ति की नीति को भी हमारी की तरफ भी हमारी दृष्टि को आकृष्ट करती है। कह सकते हैं कि गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण और रास लीला करने वाले, श्रृंगार की लीलाएं करने वाले कृष्ण कर्मठता का भी संदेश देते हैं, संकल्प को आत्मसात करने और सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। ये तमाम तरह के संदेश हमें रामलीला और रासलीला के माध्यम से मिलते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारी ये रासलीलाएँ और कृष्ण लीलाएँ और रामलीलाएँ, इनका मंचन होता है, इनकी स्वीकृति होती है और लोक नाट्य परंपरा को ये जीवित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।